Welcome to Exam Pool. हेलो दोस्तों, एग्जाम पूल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशील। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है पर्यावरण। तो इससे पहले हम आपको पर्यावरण का 7 वीडियो दे चुके हैं और आज ये हमारा 8वां वीडियो है। देखिए, हर वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप लोग उसको नोट करते रहिए, फेयर बनाते रहिए, डेली रिवीजन करते रहिए और बुक्स भी पढ़ते रहिए, हमारा वीडियो भी देखते रहिए। हमारे ऊपर डिपेंड मत रहिए, आप सारे क्वेश्चन पढ़िए। ये हम ये भी नहीं कहते हैं कि हमारे वीडियो से सारा क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन तो हम बनाएंगे नहीं, क्वेश्चन आयोग बनाएगा और क्या क्वेश्चन बना दे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, बहुत सहायता करेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा। बस ये है, हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन करा देंगे जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता कि क्या क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो तो बनाता नहीं है, बनाता तो आयोग है। तो इसलिए कह रहे हैं, आप जितना पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन तो उसी में से बनेगा, आपका सिलेबस ही बनेगा। तो आप लोग खूब तैयारी करिए, खूब आराम से पढ़िए। तो ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं फिर टॉपिक की तरफ। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके देते हैं जिससे कि सोचते हैं कि एग्जाम में वो क्वेश्चन आए। तो ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फिर टॉपिक की तरफ। तो पहला प्रश्न है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। जो पहला प्रश्न है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सालिम अली को। सालिम अली, सालिम अली, सालिम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये किससे संबंधित हैं? पक्षी वैज्ञानिक हैं। पक्षी वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक। देखिए, जो इनसे क्वेश्चन बना था कि ऐसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक पक्षी से संबंधित हैं? तो कौन है? सालिम अली। तो सालिम अली किससे संबंधित है? पक्षी वैज्ञानिक से। अगला प्रश्न देखिए, फसल, यहाँ पे सा है, ठीक है। फसल स्थल किस पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो किसका है? कृत्रिम का। कृत्रिम, कृत्रिम, कृत्रिम पारिस्थितिक, पूरा आप लोग लिख लीजिएगा। तो फसल स्थल किस पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम का है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। देखिए, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसका जो इंग्लिश है इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेगा इन दोनों से? ऐसे प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो 4 ऑप्शन दिए रहेगा, तो आपको हम दोनों का बता दे रहे हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों का बता दे रहे हैं। आप उसको नोट कर लीजिए। देखिए, जो इकोसिस्टम है दो हैं, एक प्राकृतिक, एक आपका कृत्रिम, जिसे मानव निर्मित कहते हैं। तो प्राकृतिक में कौन कौन आएगा? तो जो प्राकृतिक में आएगा, इसमें साथ देखिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए आप। जो प्राकृतिक में आएगा, सबसे पहले आपका वन आएगा। वन क्या है? प्राकृतिक है। और आपका जो घास स्थल है, ये भी क्या है? ये भी प्राकृतिक है। और जो मरुस्थल है, ये भी प्राकृतिक है। और जो कृत्रिम आएगा, जैसे वह गार्डन है, तो गार्डन में क्या आएगा? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में आएगा गार्डन। और आपका जो फसल स्थल होती है, फसल स्थल समझ रहे हैं, जैसे आप जो खेती करते हैं, जैसे धान खेती, गेहूं खेती, मक्का की खेती, ये सब किस में आएंगे? ये सब कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में आएंगे। और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में क्या आएंगे? आपके जैसे आपके बताया ना, मरुस्थल हुए, घास स्थल हुए, ये सब किस में आएंगे? इसमें आएंगे, आपके प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में आएंगे। और देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष। विश्व वन्य जीव कोष, इसको जो इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और इसको जो फुल फॉर्म है WWF का है। तो की स्थापना कब हुई थी? देखिए, पहले से जो क्वेश्चन बन रहा है, पहले से 2-3 क्वेश्चन तैयार हुए आपके लिए हो रहे हैं। पहले कि WWF का फुल फॉर्म क्या है? तो WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी जब स्थापना हुई थी 29 अप्रैल को हुई थी। 29 अप्रैल 1961 में, 29 अप्रैल 1961 को WWF की स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा। तो इसका जो मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो और इसका जो प्रतीक है, WWF का जो प्रतीक है क्या है? जायंट पांडा है। जायंट, जायंट पांडा।
जायंट पांडा। बहुत बार पूछा गया है कि WWF का प्रतीक क्या है? विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? जायंट पांडा है। WWF का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई? 29 अप्रैल 1961 को हुई। अगला प्रश्न देखिए, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो नासिक में जो कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर लगता है। गोदावरी नदी के तट पर जो है नासिक में कुंभ मेला लगता है। देखिए दोस्तों, भारत में जो है 4 जगह कुंभ मेला लगता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के संगम पर उत्तर प्रदेश। दूसरा आपका उज्जैन क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश। तीसरा आपका है नासिक गोदावरी नदी महाराष्ट्र। और चौथा आपका है हरिद्वार गंगा नदी उत्तराखंड। 4 जगह ही आपका जो है ये जो आपका कुंभ मेला लगता है। लेकिन और इससे आपको फैक्ट बता दे रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा मेला, तो विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? महाकुंभ का मेला। इसको आप नोट कर लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ का मेला। यह कितने वर्षों बाद लगता है? 12 वर्ष में एक बार लगता है। और दूसरा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, अर्ध कुंभ का मेला। तो अर्ध कुंभ का मेला जो लगता है 6 वर्ष में एक बार लगता है। और तीसरा आपको बता दें, माघ का मेला, जो माघ का मेला होता है प्रत्येक वर्ष लगता है। और पूछ लें कि भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में सबसे बड़ा पशुओं का जो मेला लगता है सोनपुर बिहार में लगता है। अगर पूछ लें कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है ददरी मेला। ये कहाँ लगता है? बलिया में लगता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक मेला लगता है? तो मथुरा में लगता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेला लगता है? पीलीभीत जिले में लगता है। ये सब क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षा और स्वास्थ्य को किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा और स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती, देखिए थोड़ा चल नहीं रहा है तो हाँ सही है, समवर्ती सूची। ठीक है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगर आपसे पूछ ले कि किस अनुसूची में है? अनुसूची मतलब ये है कि सूचियों का वर्णन। इससे पहले आपको बताया ही है। तो हम वैसे तो जब ये पढ़ता है जो रिलेटेड पढ़ते हैं हम सारे उसको डिटेल से पूरा आपको बता देते हैं, जिससे कि बार बार हम रिपीट करेंगे तो आपको क्वेश्चन जल्दी याद होगा। तो जो हम आपको बता दें, समवर्ती सूची। अगर आपसे पूछता है कि सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में है? 7वीं सूची में है। और सूचियाँ कितनी होती हैं? 3 होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले कितने विषय थे? पहले 97 विषय थे। इस समय कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? पहले 66 थे, अब 61 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 हो गए हैं। ये सब आप याद कर लीजिएगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। और सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किस अनुसूची में है? यहाँ पे अनुसूची है। तो संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किस अनुसूची में है? द्वितीय अनुसूची है। आप यहाँ लिख सकते हैं द्वितीय, माने वही दूसरी, द्वितीय अनुसूची में। तो संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? द्वितीय अनुसूची में किया गया है। देखिए अब आपको बता दें कि संवैधानिक पदाधिकारी होते कौन हैं। तो जैसे आपके राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुए, ये सब क्या हैं? ये सब संवैधानिक पदाधिकारी हैं। और इनके जो वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है अनुसूची 2 में किया गया है, द्वितीय अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के 7 सिस्टर राज्य कौन हैं? भारत के जो 7 सिस्टर राज्य हैं कौन कौन हैं? देखिए जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य में आपके 7 सिस्टर राज्य हैं कौन? जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये आपके क्या है? 7 सिस्टर राज्य हैं। अगला प्रश्न है 52वां, यहाँ पे 52वां है, ठीक है, इसको मिट गया है तो आपको बना दे रहे हैं हम। 52वां संविधान संशोधन किस अनुसूची में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 52वां जो संविधान संशोधन है किस अनुसूची में किया गया? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन किया गया। और कब, किस सन में किया गया? 1985 में।
1985 में जो है 52वां संविधान संशोधन जो है 10वीं अनुसूची में किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम संविधान संशोधन किस अनुसूची में किया गया, तो 9वीं अनुसूची में। सब नोट कर लीजिए, प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में किया गया। और कब किया गया? 1951 में। अगला प्रश्न देखिए, महान न्यायवादी इसको इंग्लिश कहते हैं अटॉर्नी जनरल। तो महान न्यायवादी के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो महान न्यायवादी के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में जो है महान न्यायवादी पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी के पद का उल्लेख है। और इनकी जो नियुक्ति कौन करता है? महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जैसे आपके प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के जो पद का उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में है। और महान न्यायवादी किस में है? अनुच्छेद 76 में है। और दोनों की नियुक्ति प्रधानमंत्री को जो नियुक्त करता है राष्ट्रपति करता है, और महान न्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसको आपको याद करना है। लेकिन देखिए, जो महान न्यायवादी होता है देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? महान न्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें नवरात्र चल रहा है तो आसपास बहुत शोर हो रहे हैं, तो वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अब क्या करें। और भारत में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है आपको बताना है। तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय कहते हैं। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है इसका जो गठन किया गया है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 124। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। अगर आपको बता दें तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में है। इसके जो वो हैं न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमणा हैं। और कौथे बने हैं? 48 बने। बहुत ही बड़ा नंबर वाला पूछता है, आज नहीं पूछे कौन है, चौथे नंबर बने हैं, तो 48वें बने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमणा हैं, 48वें नंबर पे बने हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जिकानिया थे, प्रथम थे ये। और वर्तमान में NV रमणा हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले तो आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया। अगर आपका हाई कोर्ट पूछ ले उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में है। खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। अब भारत में, पूरे भारत में इस समय हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, पहले हम जानेंगे रेड डाटा बुक होता क्या है। देखिए, जो जीव विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन विलुप्त नहीं हुआ है, विलुप्त होने के कगार पर है लेकिन विलुप्त नहीं हुआ है, उसको हम रेड डाटा बुक लिस्ट में रखते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त होने के करीब जीव जो होते हैं उन्हें रेड डाटा बुक लिस्ट में रखा जाता है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है, तो रेड डाटा बुक जो कौन सी संस्था जारी करती है? आयुषीयन जो संस्था होती है रेड डाटा बुक जारी करती है। देखिए दोस्तों, इतना आपको पढ़ाए और लाइट इसमें कट गई तो इस तरह होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में। तो यहाँ तक हम आपको वीडियो बनाए, इसके बाद यहाँ पे भी 2 छूटा है, तो हम जो है इसी में वीडियो बना दे रहे हैं। दोस्तों लाइट आ गई, तो अभी बस 2 मिनट के लिए कटी थी लाइट। तो हम आपको यहाँ तक कहाँ तक बताए थे कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डाटा बुक जो है विलुप्त होने के करीब जो जीव हैं उनसे संबंधित है। और रेड डाटा बुक का लिस्ट कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। और इसका जो फुल फॉर्म क्या है?
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका क्या है, फुल फॉर्म है। अब देखिए जो अभी कुछ ऐसे भी जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं और जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। देखिए जैसे कौन कौन सा जीव जो विलुप्त हो गया है, जैसे आपका डायनासोर हुआ, मैमथ हुआ, लाल पांडा हुआ, डोडो पक्षी हुआ, ये सब क्या है, ये सब विलुप्त हो गए हैं। और जो विलुप्त होने के कगार पर मतलब कि जो संकटग्रस्त जीव हैं, जैसे आपका ये गिद्ध है, शाही है, और ये सब जो घड़ियाल हैं, ये सब क्या हैं, विलुप्त होने के कगार पर, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। विलुप्त नहीं हुए हैं लेकिन संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। कौन कौन है, शाही, गिद्ध और घड़ियाल, ये सब क्या हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं। लेकिन जो विलुप्त हो गए हैं आपका डायनासोर है, मैमथ है, लाल तोता है, लाल पांडा है और डोडो पक्षी है, ये सब क्या हैं, विलुप्त हो गए हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज क्या है, तो बैक्टीरियोफेज दोस्तों मैं आपको बता दें कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो गंगा नदी में पाया जाता है और बैक्टीरिया को खाता है। इसीलिए जो है गंगा नदी जो गंगा का जल होता है उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो गंगा नदी में पाया जाता है और बैक्टीरिया को खाता है। अगला प्रश्न देखिए, एपिको आंदोलन के प्रेरता कौन है। तो एपिको आंदोलन के जो प्रेरता है पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग जो हेगड़े हैं क्या हैं, एपिको आंदोलन के प्रेरता हैं। अब देखिए आपको एपिको आंदोलन के प्रेरता हैं, इससे मतलब क्या समझ रहे हैं आप। एपिको आंदोलन जैसे आपका चिपको आंदोलन था, चिपको आंदोलन किस संबंधित था, उत्तराखंड राज्य से। उसी तरह सेम यही है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य संबंधित था, पेड़ बचाओ। उसी तरह आपका इपको आंदोलन है, इपको आंदोलन कर्नाटक राज्य संबंधित है, कर्नाटक। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि एपिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, आप बताएंगे कि एपिको आंदोलन कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और इसके जो प्रेरता कौन है, पांडुरंग हेगड़े हैं। फिर देखिए दोस्तों लाइट कट गई, तो 2 बार लाइट कटी, यही सब प्रॉब्लम है, बहुत मेहनत लगती है, इधर शोर भी हो रहा है, लाइट भी कट रही है, तो वो कंप्लीट भी हो गया है। तो एपिको आंदोलन के जो प्रेरता हैं पांडुरंग हेगड़े